हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, अभी सुबह मैंने क्लास जो मिडवाइफरी का दिया उसमें हमने आपको वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में जो बताने के लिए कहा कि अब जो है कि क्लास मेरा जो एबनॉर्मलिटी के ऊपर रहेगा। जितनी भी गायनेकोलॉजिकल और ओबीजी से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है अब उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो भी पढ़ाएंगे एबनॉर्मल कंडीशन पढ़ाएंगे। अभी तक हमने जितने भी लगभग 100 क्लासेस दिए, लगभग 100 क्लासेस दिए हैं उस पे, वो सभी किस पे थी? नॉर्मल कंडीशन पे था, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे था। लेकिन अब क्या हम एबनॉर्मल कंडीशन पढ़ाएंगे। उसके बाद एबनॉर्मल कंडीशन में वो भी कौन सा, अब स्टार्टिंग से एंटीनेटल से स्टार्ट करते हैं यानी प्रेगनेंसी से। तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जो है कि लेट प्रेगनेंसी के दौरान क्या ब्लीडिंग होता है, कैसे ब्लीडिंग होता है, वो हमने तो अभी सुबह में हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी आपको बताया हमने, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बेहद जो है कि मतलब कि अच्छे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ वेजाइनल ब्लीडिंग पर ही हैं। जैसे एमनोरिया हो गया, ठीक है, डिसएमनोरिया हो गया, हाइपर एमनोरिया, हाइपो एमनोरिया, पॉली एमनोरिया, ओलिगो एमनोरिया, ये सभी है। और इसका डिसएमनोरिया, ठीक है, ये बता दिया। हाइपर मेट्रोरेजिया क्या होता है ये हमने बताया है। और उसके बाद क्रिप्टोमनेरिया ये क्या होता है इसको हमने बताया। तो ऐसे करके ढेर सारी टर्मिनोलॉजी जो है कि हम सिर्फ वेजाइनल ब्लीडिंग पर ही आपको दिए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे किसी भी नॉर्सेट के लिए, ठीक है, नॉर्सेट के लिए या नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी एन का देने जा रहे हैं तो उसमें भी क्या है कि आपका, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ देता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आज जो हम बताएंगे आपको वेजाइनल ब्लीडिंग यानी कितने प्रकार की होती है और कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग के बारे में, तो डियर यहाँ पे टाइप ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, टाइप ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। अगर वेजाइना से ब्लीडिंग हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो सबसे पहले 20 वीक यानी कि 20 सप्ताह यानी 5 महीने से पहले जब ब्लीडिंग होगा वेजाइना से, तो वो क्या आ जाएगा अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। और उसके बाद लेट प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फिर उसके बाद डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हो रहा है तो वो पोस्टपार्टम हेमोरेज में आ जाएगा। दरअसल क्या है, ये पोस्टपार्टम हेमोरेज है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? एंटीपार्टम हेमोरेज या एंटीपार्टम ब्लीडिंग आल्सो नोन एज एंटीपार्टम हेमोरेज is a genital bleeding that occurs during pregnancy after 24 week and before delivery। कब होता है? 24 वीक के बाद और डिलीवरी से पहले के बीच में अगर वो डिलीवरी हो रहा है, वो भी कैसा? जेनाइटल ऑर्गन के थ्रू, यानी वेजाइना में से, सर्विक्स में से या यूट्रस से, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटीपार्टम ब्लीडिंग या फिर एंटीपार्टम हेमोरेज, ठीक है। तो देखिए डियर, पहली बात तो यह है कि इसको टॉपिक जो भी मैं दे रहा हूँ इसका नोट्स आप प्रॉपर बनाते चलिए, ताकि आपको बाद में आगे चल के अगर आप जेएनएम कर रहे हैं तो जेएनएम के बाद जो है पोस्ट बीएससी एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर एएनएम कर रहे थे, एएनएम करके जेएनएम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, लास्ट ईयर है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद जाहिर सी बात है आप जो है कि वैकेंसी आने वाली है तो उसको देखेंगे आप, तो बेहद इंपॉर्टेंट वाला, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब चीज़ इसमें रखा हूँ, ठीक है। आपके लेवल का नहीं होने का तो भाई और बहुत है, ऐसी बात नहीं है कि इसमें डिटेल में अगर जानकारी ले लें तो और बहुत है, बट जितना आपके काम चल सकता है इससे आपका करियर या जॉब लग सकती है, उतना मैंने रखा है, ठीक है। तो आगे अब हम बात करते हैं पहले अर्ली प्रेगनेंसी का।
अर्ली प्रेगनेंसी का बात करते हैं। तो ब्लीडिंग जो है अर्ली प्रेगनेंसी यानी बिफोर 20 वीक, क्या बिफोर 20 वीक, वेजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग बिफोर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है, इसका कारण 3-4 होते हैं। पहला प्रोबेबल काज, प्रोबेबल काज में जैसे प्रोबेबल काज यानी कि अनुमानतः काज, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइडेटिफॉर्म मोल या फिर वेसिकुलर मोल या फिर मोलार प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे, आपको एबॉर्शन बताएंगे, ठीक है। एबॉर्शन में देखिए डेफिनीशन की अगर बात करें, एबॉर्शन के डेफिनीशन की बात करें तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी चल रही थी वो टर्मिनेट कर गई प्रायर टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 20 वीक जेस्टेशन पर क्या हो गया, एबॉर्ट हो गया, या फिर अ फीटस बॉर्न वेइंग लेस दैन 500 mg यानी 500 आधा kg 500 ग्राम से कम वेट वाले बच्चे जो पैदा होते हैं कब, 20 वीक से पहले, तो उसको क्या कहते हैं, एबॉर्शन, ठीक है। एबॉर्शन ये WHO ने कहा था, WHO ने, ठीक है। तो वो सारे जो फीटस होंगे जो 20 वीक से पहले यानी 5 महीने तक और 5 महीने से पहले पैदा होंगे और उनका वज़न कितना होगा, लेस देन 500 होगा, तो ये किस में आ जाएंगे, एबॉर्शन या सीवियर जो है कि प्री टर्म में आ जाएंगे, लो बर्थ वेट में आ जाएंगे। तो एबॉर्शन का डिफिनीशन क्या कहा कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी कंसीव थी, चल रही थी, वो टर्मिनेट कर गई कब, प्रायर टू 20 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी 20 वीक की प्रेगनेंसी पर, 20 वीक की यानी 5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई तब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। और या तो फिर अ फीटस बॉर्न वेइंग लेस देन 500 mg यानी 500 ग्राम से अगर कम है वज़न तो वो भी क्या होगा, एबॉर्शन कहलाएगा। तो इफ़ एबॉर्शन अकर, और अगर बिफोर 12 वीक, अगर 12 वीक से पहले अगर हो रहा है, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले हो रहा है तो वो अर्ली, और फ्रॉम 12 टू 20 वीक हो रहा है जेस्टेशन पे तो ये क्या हो जाएगा, लेट, ठीक है। अर्ली एबॉर्शन और लेट एबॉर्शन, तो अर्ली एबॉर्शन बिफोर 12 वीक, ठीक है। 20 वीक एबॉर्शन है यानी 20 वीक तक अगर बच्चा एबॉर्ट हो गया तो कंसेप्शन जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो टर्मिनेट हो गया कब, 20 वीक पे, तो उसे एबॉर्शन कहेंगे, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हैं एक्सपल्सन ऑफ, ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, कंसेप्शन फ्रॉम वेजाइना इज कॉल्ड एबॉर्शन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन थ्रू वेजाइना, तो अगर वेजाइना के थ्रू जो है कि बिफोर 20 वीक या प्रायर टू 20 वीक, फ्रॉम वेजाइना प्रायर टू 20 वीक ऐसे करके लिख देंगे तो ये भी आपका क्या है, एबॉर्शन का ही डिफिनीशन है, ठीक है। यानी कि अगर आप अपना से बनाना चाहते हैं कि एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब जो कंसीव हुई थी प्रेगनेंसी वो, फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, फ्रॉम यूट्रस थ्रू वेजाइना, फ्रॉम यूट्रस थ्रू वेजाइना बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, बिफोर या टिल 20 वीक यानी 20 वीक तक या 20 वीक से कम का प्रेगनेंसी थी, वेजाइना के थ्रू यूट्रस से वो क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया तो उसे एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनीशन एक और था। उसके बाद डेफिनीशन के बाद अब हम एबॉर्शन के टाइप देखते हैं, ठीक है, एबॉर्शन के टाइप। तो एबॉर्शन के टाइप में पहला स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः अपने आप हो गया एबॉर्ट, इंड्यूस्ड यानी कि हमने इंड्यूस्ड किया, हमने एबॉर्शन के लिए इंड्यूस्ड किया, दवा दिया या जो भी यूज किया। अब स्पॉन्टेनियस में इनवाइटेबल और थ्रेटेंड, ठीक है। इनवाइटेबल मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन निकलेगा लेकिन
कभी कभी पूरा नहीं निकलता है और कभी कभी ये पूरा निकल जाता है और कभी कभी पूरा नहीं निकलता है, एबॉर्ट नहीं होता है। इनवाइटेबल मतलब जब पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाए तो उसे कंप्लीट एबॉर्शन, और थोड़ा बहुत अगर बाहर आए थोड़ा अंदर आए तो इनकम्प्लीट। इस कंडीशन में फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी जेनाइटल ऑर्गन में इन्फेक्शन के चांसेस वेरी वेरी सीवियर, बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। और थ्रेटिंग यानी कि खतरे में है, हो सकता है, खतरे में है, हो सकता है एबॉर्शन। तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस कर सकते हैं आप, प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस कर सकते हैं, रिस्क है बट कर सकते हैं, और वीवीएल बेबी भी बर्थ करा सकते हैं जब प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तब। खतरा तो है, अगर उस खतरा को हम अगर सॉल्व कर लें तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है और वो बच्चा सरवाइव भी कर सकता है, लेकिन खतरे में है। ठीक है, तो अब अगर मैनेज नहीं किया गया या फिर उसको पता नहीं चला, खतरा था पहले से और वो क्या हो गया, एबॉर्ट हो गया। दूसरा है मिस्ड एबॉर्शन, मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, फीमेल्स को पता नहीं चलता कि मेरा बच्चा एबॉर्ट कर गया और वो ब्लड मॉल की तरह, ब्लड की थक्के की तरह वहीं पड़ा रहेगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, कार्नियस मोल इसे कहते हैं। ठीक है, ब्लड मोल को ही कार्नियस मोल कहते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस था, अपने आप था, जो कि जानबूझ के नहीं कराएगा, वो अपने आप रिप्रोडक्टिव में जो भी चेंजेज हुआ उसकी वजह से। उसके बाद इंड्यूस की बात करें, इंड्यूस्ड मतलब हम प्रेरित किए एबॉर्शन कराने के लिए। तो क्रिमिनल एक्ट में यानी कि जैसे असॉल्ट का केस यानी रेप हो गया, ठीक है, या फिर उसके जो है कि जो बच्चे में है डिफेक्ट है, बच्चे में डिफेक्ट है उसकी वजह से, तो यहाँ पे हम इंड्यूस्ड करा के क्या करते हैं, एबॉर्ट करा देते हैं। तो इस एबॉर्शन में भी चांसेस रहता है इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा, सेप्सिस कंडीशन। ठीक है, उसके बाद थेरेपेटिक, थेरेपेटिक मतलब यानी ट्रीटमेंट के उद्देश्य से एबॉर्शन कराया हमने, ट्रीटमेंट के उद्देश्य से कराया, तो ये इंड्यूस्ड है। अब आगे एक एक करके हम बात करेंगे, तो पहले हम स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे, स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, तो पहले हम ईटियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, ईटियोलॉजी कि एबॉर्शन के ईटियोलॉजी क्या है। ईटियोलॉजी में पहला तो फीटल, दूसरा मैटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद पहला हम देख लेते हैं फीटल में। फीटल काज में क्या है, क्या कारण है, दे विल ऑपरेट इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो फीटल काज अगर रहेगा तो अर्ली प्रेगनेंसी में ही एबॉर्ट हो जाएगा अगर फीटस की तरफ से कोई कमी रहा, जैसे क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी हो गया, लाइक ऑटोसोमल ट्राइसोमी हो गया, या ग्रॉस कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन हो गया, यानी कि कुछ बच्चे में डिफेक्ट हो गया और उसकी वजह से वो बच्चा स्वयं एबॉर्ट हो गया। ठीक है, लो अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा, या फिर प्लासेंटा ठीक से यूट्रस में अटैच नहीं था। ठीक है, एंड फॉल्टी प्लासेंटल फॉर्मेशन, या तो फिर प्लासेंटा का फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ, फॉल्टी मतलब गड़बड़। ठीक है, फॉर्मेशन ही नहीं हुआ ठीक से, उसका फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, फॉल्टी प्लासेंटल फॉर्मेशन, या तो फिर लो अटैचमेंट ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, इसकी वजह से, तो ये कारण है फेटल के। उसके बाद कुछ मैटरनल है। ठीक है, मैटरनल में जैसे वायरल इन्फेक्शन, जैसे टॉर्च का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो स्पेशली उसमें कौन, रूबेला एंड साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, टॉर्च का इन्फेक्शन जब हो जाए तब टॉर्च। ठीक है, टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन इसकी वजह से एबॉर्शन हो गया। क्रोनिक इलनेस यानी हाइपरटेंशन, फीमेल को जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें हाइपरटेंशन की शिकायत थी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ था, एंड एंडोक्राइन फैक्टर। ठीक है, क्रोनिक नेफ्राइटिस एंड एंडोक्राइन फैक्टर, यानी कि खुद किडनी में कोई दिक्कत था या फिर एंडोक्राइन में, यानी हार्मोनल इनबैलेंस हुआ, लाइक हाइपोथायराइडिज्म एंड डायबिटीज।
यानी कि डायबिटीज़, अगर मदर डायबिटिक है तब एबॉर्शन हो सकता है, या फिर TSH लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का लेवल अगर कम हो जाए तो भी एबॉर्शन के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये सभी मैटरनल कारण हैं, यानी कि माता में अगर किसी का इन्फेक्शन हो जाए, टॉर्च का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर मदर क्रोनिक इल है, बीमार थी, तब जाके वो TSH करा रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही, लेकिन क्या हुआ कि TSH का सिक्रीशन जब लो होगा, कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे मदर में एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, उसके बाद और भी मैटरनल काज हैं, जैसे इनएडिक्वेट कार्पस ल्यूटियम फेज, यानी कि इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, जैसे कि जो ओवरी था, ठीक है, ओवरी था यूट्रस का, देखिए ये सर्विक्स, ये वजाइना, ठीक है, ये ठीक, तो ये और ये क्या है, ओवरी। अब इस ओवरी में क्या होता है, ओवुलेशन के बाद, जैसे ये फॉलिकल्स, ये ग्रेफियन फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल और ये सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें ओवम बन गया। अब जब ये ओवुलेट होता है, ठीक है, बाहर निकलता है ओवम, यहाँ पे जब बाहर निकलती, यूट्रस फैलोपियन के ट्यूब के द्वारा रिसीव किया जाता है, तो जब ओवुलेशन हो गया, सेकेंडरी oocyte इसमें से निकल गया, तो इसमें बचा कार्पस ल्यूटियम, यानी उसका अंदर का मटेरियल निकल गया और उसका ऊपर का खाल बचा, तो यही है कार्पस ल्यूटियम। अब इस कार्पस ल्यूटियम को तब तक ज़िंदा रहना पड़ेगा जब से तक यूट्रस विएबल ना हो जाए, या यूट्रस में इम्प्लांट ना होए, या फिर प्लासेंटा का फॉर्मेशन ना हो जाए। इनको तब तक ज़िंदा रहना होगा जब से तक फीटस में प्लासेंटा का फॉर्मेशन ना हो जाए। जैसे ही प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्लासेंटा खुद ये हार्मोन सिक्रेट करती रहती है। तो जैसे ओवुलेशन हुआ और ये जो कार्पस ल्यूटियम बना, इस कार्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रेट होता है, कार्पस ल्यूटियम से क्या सिक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो अब यही अगर कार्पस ल्यूटियम ज़िंदा नहीं रहेगा तो क्या प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इनएडिक्वेट कार्पस ल्यूटियम फेज, ठीक है, अगर कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी और वो एबॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही क्या करता है, बच्चे को इम्प्लांट करने के बाद केयर करता है। ठीक है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, यानी कि जो सर्विक्स है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, पुअर डेवलप है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कंजेनाइटल मार्फेशन ऑफ द यूट्राइन लाइक बाइकार्नुएट यूट्रस, बाइकार्नुएट या सेप्टेट यूट्रस, ये क्या होता है, बाइकार्नुएट या सेप्टेट यूट्रस। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, तो यानी जो मदर है उसमें यूट्रस का फॉर्मेशन ही सही नहीं हुआ है, तो इसमें कह रहा है लाइक बाइकार्नुएट या फिर सेप्टेट यूट्रस। तो यूट्रस जो है देखिए कुछ इस तरीके से, बाइकार्नुएट का मतलब देखिए ये ठीक, तो ये है। अब ये जो यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस दो भागों में डिवाइड हो गई, ये फंडस रीजन से, ठीक है, और या तो फिर ये सेप्टम इसमें बीच में बन गया, तो इस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉयड, ये भी, यानी यूट्रस में अगर फाइब्रॉयड बन गया है, डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड विटामिन ई, अगर मदर में फॉलिक एसिड और विटामिन की कमी हुआ तो भी एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये मैटरनल काज थे। उसके बाद कुछ मैकेनिज्म ऑफ एबॉर्शन है, एबॉर्शन मैकेनिज्म, तो क्रियाविधि एबॉर्शन की क्या है। इन अर्ली प्रेगनेंसी एबॉर्शन, डेथ ऑफ ओवम, पहले अर्ली मतलब क्या, 20 वीक से पहले, ठीक है, 20 वीक से पहले
सॉरी 12 वीक उसमें कितना था, हाँ 12 वीक से पहले तो उसमें था। तो इसमें अर्ली वाले में, तो अर्ली प्रेगनेंसी एबॉर्शन में क्या होता है, डेथ ऑफ ओवम का डेथ हो जाता है, अकर्स फर्स्ट फॉलोड बाय द एक्सपल्सन ऑफ जेस्टेशनल सैक विथ डिसिडुआ, यानी कि सबसे पहले ओवम का डेथ होगा, उसके बाद फिर डिसिडुआ वगैरह जो है यूट्रस को साफ करके तब निकलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में। इन मिड प्रेगनेंसी, अगर मिड प्रेगनेंसी है जैसे मान लीजिए 24 से 30 या 32 या 24 से 26 इसके बीच में, मैटरनल एबॉर्शन फैक्टर आर इन्वॉल्व्ड लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द फीटस विच मे बी टू स्मॉल टू सर्वाइव। ये क्या हो सकता है, इन मिड प्रेगनेंसी मैटरनल एबॉर्शन फैक्टर आर इन्वॉल्व्ड लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस विच मे बी टू स्मॉल या टू सर्वाइव, यानी कि जो बाहर आया है वो क्या होगा, पहले तो क्या होगा, एक्सपल्सन होगा, और जो बाहर आया है, बाहर आने के बाद या तो फिर वो बहुत स्मॉल होगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, से ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो उसके बाद क्या है आपका टाइप ऑफ एबॉर्शन, ठीक है, टाइप ऑफ एबॉर्शन। तो टाइप ऑफ एबॉर्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइप ऑफ एबॉर्शन, टाइप ऑफ एबॉर्शन में देखिए मैंने कहा था स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड था, तो पहले हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में भी दो होता है, इनवाइटेबल और थ्रेटेंड। इनवाइटेबल मतलब कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बचा रह गया या फिर जो भी था, अगर पूरी तरह कम्प्लीटली यूट्रस से निकल गया, रिमूव हो गया, एक्सपेल्ड हो गया, बाहर आ गया तो कंप्लीट, और आधा आया या थोड़ा बहुत आया, थोड़ा सा बचा रह गया वहीं यूट्रस में ही, तो वो क्या काज कर देगा, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन कर देगा। तो ये इनवाइटल हो गया। उसके बाद थ्रेटेंड मतलब कि खतरे में है, एबॉर्शन हो सकता है, या फिर थ्रेट किया गया। थ्रेट मतलब धमकी, एक तरह से थ्रेट मतलब धमकी होता है, हिंदी में जो है कि धमकी बोलते हैं। तो धमकी देने या फिर जैसे ये होता है कि इसमें रहता है कि अभी एबॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैनेजमेंट कर लिए तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं और डिलीवरी भी करा सकते हैं। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो वो डिलीवर होके उसी में रह जाएगा यूट्रस में, उसी को बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, ब्लड मोल बन जाएगा और वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें हम स्पॉन्टेनियस में आपको थ्रेटेंड पहले बता रहे हैं, थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या होता है। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन वो होता है, देयर इज़ अ लाइट ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में हल्का ब्लीडिंग होगा, ठीक है, फीमेल में। वुमेन्स कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन, और क्या करेगी वुमेन जो है कि बताएगी मुझे लोअर एब्डोमिन में पेन हो रहा है। देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। ठीक है, यानी कि इससे पहले उसका कोई एबॉर्शन नहीं हुआ है, एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, POC का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि कोई हिस्ट्री में उसका एबॉर्शन नहीं हुआ, फिर भी उसको क्या कह रहे हैं, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है। ठीक है, लाइट ब्लीडिंग, हल्का सा ब्लीडिंग आ रहा है, तो ये थ्रेटेंड एबॉर्शन है। अब इसमें जो है कि और भी पॉइंट है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शोज द यूट्रस, और ऐसी महिला में जो यूट्रस होगा सॉफ्ट दिखेगा और नॉर्मल दिखेगा, एंड द फंडल हाइट करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, और फंडल हाइट उतने रहेगा जितने पे जेस्टेशन, यानी कि अगर 12 वीक की है या अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो 20 वीक के लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो फंडल हाइट का मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके फंडल हाइट के बारे में देख सकते हैं। ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, PV मतलब PV, पेल्विक एग्जाम, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन करने पे द सर्वाइकल ऑस इज फाउंड टू बी क्लोज्ड, यानी कि सर्वाइकल ऑस क्या थी, क्लोज था। ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन में सर्वाइकल ऑस क्लोज रहेगा, यूट्रस सॉफ्ट दिखेगा और नॉर्मल दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में थ्रेटेंड होता है। द प्रेगनेंसी में कंटिन्यू, ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू रहने दे सकते हैं, या रिजल्ट इन एन एबॉर्शन, या तो फिर एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है थ्रेटेंड का। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे,
ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे ऐसे थ्रेटेंड एबॉर्शन को? एडवाइस टू हर अवॉइड स्टर्नस एक्सरसाइज वर्क। अब उसमें क्या था कि बोल रहा था कि अगर मैनेज कर लिया गया एक्सरसाइज या फिर बचाव कर लिया गया तो वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे कि फीमेल को बोला जाता है कि देखो अभी कुछ ऐसी वर्क मत करना, ना ही ऐसे करना, नहीं तो एबॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो एबॉर्ट हो, यानी कि वही धमकी दे रहे हैं, थ्रेटेंड, धमकी दिया जाए, थ्रेटेंड एबॉर्शन, इसीलिए थ्रेटेंड कहा जाता है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं करिए नहीं तो एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर्स जो गायनोकोलॉजिस्ट है फीमेल्स को बोलती है कि हैवी एक्सरसाइज मत करो, वर्क मत करो, एंड टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इंटरकोर्स भी मत करें, ठीक है। एडवाइस हर टू टेक बेड रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट ले। असेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस हो रहा है पीरियड में या फिर वैसे ब्लीडिंग हो रही है तो उसका अमाउंट असेस करिए, जिसके लिए हमने बता चुके हैं आपको कि कैसे ब्लीडिंग का असेस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड यूरिया एंड यूएसजी, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड यूरिया एंड यूएसजी आर रूटीनली डन, यानी कि उसका यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड भी करा लीजिए। रिपोर्ट इमिडिएटली इफ़ ब्लीडिंग आर पेन इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए शांत हो गया ठीक, अगर बढ़ता चला गया तो तुरंत जाके दिखाना होगा। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइन, और उसका वाइटल साइन लेते रहिए रूटीनली हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट। उसके बाद आगे जो है कि कुछ और पॉइंट हैं जिसमें आपका देखिए, एडवाइस ऑन डिस्चार्ज विल इंक्लूड, अगर जब हम उसको डिस्चार्ज, ऐसी महिला को जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो उसको बोलेंगे बेड रेस्ट फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह तक बेड रेस्ट करें। अवॉइडेंस ऑफ हैवी एंड स्टर्नस एक्सरसाइज एंड रिपोर्ट आफ्टर अ मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, यानी 1 महीने बाद फिर से आके रिपोर्ट करना होगा या दिखाना होगा। प्रोग्रेस इज अनडिटेक्टेबल, प्रोग्रेस क्या है, अनडिटेक्टेबल होता है, यानी पता नहीं चलता है। इन अबाउट 2/3 ऑफ दी केसेस, ज़्यादातर केसों में, 2/3 केसों में, जितने भी केसेस होते हैं उसमें उसका 2/3% क्या होता है, केसेस में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है बियॉन्ड 28 वीक तक, 8 वीक तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। इन रेस्ट इट टर्मिनेट, यानी 7 महीने पे अगर कोई हो तो ये डिलीवर हो सकता है, बच सकता है। इट टर्मिनेट इन इनवेटेबल एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में रेस्ट ना लेने पे एक्सरसाइज कहा गया तो मत करो, तो एक्सरसाइज की, हैवी वर्क करने के मना किया गया तो नहीं मानी, तो वो क्या हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो इसलिए अबाउट 2/3 केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जितने भी होते हैं, ठीक है। तो इसका बचाव ही उपचार है, ठीक है, यानी इसका थ्रेटेंड का बचाव ही उपचार है। सेंड हर टू द मेडिकल ऑफिसर विथ अ रेफरल स्लिप फॉर फर्दर एडवाइस, यानी गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दीजिए आप, किसके साथ, रेफर स्लिप के साथ, जिस स्लिप को लेके जाना है, फॉर फर्दर एडवाइस, आगे एडवाइस लेने के लिए, ठीक है। तो ये थ्रेटेंड एबॉर्शन। उसके बाद इनवाइटेबल एबॉर्शन, ठीक है, थ्रेटेंड के बाद इनवाइटेबल। तो इनवाइटेबल में अब जी इनवाइटेबल एबॉर्शन, इनवाइटेबल एबॉर्शन ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व अ मॉडरेट टू हैवी अमाउंट ऑफ, उसमें क्या था, थ्रेटेंड में क्या था, लाइट ब्लीडिंग था, और इसमें मॉडरेट टू हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मॉडरेट टू हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग विथ एन ओपन सर्वाइकल ऑस। देखिए उसमें क्या था, सर्वाइकल ऑस क्या था, क्लोज था, ठीक है। किसमें, थ्रेटेंड एबॉर्शन में, थ्रेटेंड एबॉर्शन में सर्वाइकल ऑस जो था, सर्वाइकल ऑस था वो क्लोज था, ठीक है, और इसमें क्या है, सर्वाइकल ऑस खुला हुआ है, ठीक है। इट इन्वॉल्व अ मॉडरेट टू हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग विथ एन ओपन सर्वाइकल ऑस। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, अगर मान लीजिए इनवाइटेबल में ही 2 होता है, हमने 2 बताया था इनवाइटेबल में, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। अगर कंप्लीट एबॉर्शन, पूरा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया, निकल गया, द conceptus are expelled completely from the uterus,
while in incomplete abortion the entire product of conceptus are not expelled। अगर इनकम्प्लीट हुआ तो पूरा का पूरा जो कंसेप्टस है यानी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उसका प्रोडक्ट पूरा बाहर नहीं आएगा तो उसे इनकम्प्लीट, और अगर पूरी तरह से बाहर आ गया तो वो कंप्लीट एबॉर्शन, लेकिन वो इनवाइटेबल में ही होगा। ठीक है, इनवाइटेबल एबॉर्शन में ही होगा। तो देखिए खास बात, क्वेश्चन कहाँ पूछता है कि जो थ्रेटेंड एबॉर्शन है उसमें क्या होता है, सर्वाइकल ऑस क्लोज होता है, और इनवाइटेबल में क्या होता है, सर्वाइकल ऑस ओपन होता है। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा लाइट ब्लीडिंग होता है, लाइट ब्लीडिंग, और इसमें क्या होता है, ये मॉडरेट टू हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो ये है इनवाइटेबल। उसके बाद इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि लक्षण अगर बात की जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, वेजाइनल ब्लीडिंग इज हैवी विथ क्लॉट आर कॉन्सेप्टस, यानी कि हैवी ब्लीडिंग होगा तो, लेकिन उसमें ब्लड के क्लॉट बाहर आएंगे और कॉन्सेप्टस बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है सीवियर क्लॉकी लोअर एब्डोमेन पेन होगा, वहाँ भी लोअर एब्डोमेन पेन होता था लेकिन यहाँ पे क्लॉकी। ठीक है, शॉक में जा सकती है फीमेल। इंटरनल एग्जामिनेशन शोज डायलेटेड ऑस थ्रू विच द कॉन्सेप्टस इज फेल्ट एंड मेम्ब्रेन में बी रप्चर्ड, यानी कि इसमें क्या होगा कि इंटरनल एग्जामिनेशन करने पे जब पीवी करने पे, पर विजाइनल करने पे क्या पता चला कि डायलेट है, ऑस क्या है, सर्वाइकल ऑस क्या है, डायलेट है। ठीक है, थ्रू विच कॉन्सेप्टस इज फेल्ट, यानी जिसके डायलेट होने की वजह से, यानी कि जो सर्वाइकल ऑस है, ठीक है, ये जो यूट्रस का सर्वाइकल ऑस है, तो ये वेजाइना है और ये सर्वाइकल ऑस है, सर्वाइकल ऑस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डायलेट है, डायलेट है यानी कि दूर चला गया है। ठीक है, ये देखिए ये डायलेट है, इधर है। अब ऐसे डायलेट है तो स्पेस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टस ये बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्टस इज फेल्ट एंड मेम्ब्रेन्स में भी रप्चर, और जो एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसका क्या है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होगा विथ कॉन्सेप्टस के साथ, शॉक में जा सकता है, क्लॉकी एब्डोमिनल पेन होगा ऐसी महिला को, और उसके सर्वाइकल ऑस डायलेटेड दिखेंगे। ठीक है, डायलेटेड दिखेंगे, और ऐसी कंडीशन में अगर वो डायलेट रहा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन क्या हो गया, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम है। उसके बाद आपका मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि थ्रेटेंड का मैनेजमेंट, इनवाइटेबल का मैनेजमेंट। इनवाइटेबल का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एडवाइस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड बेड रेस्ट, उसको सलाह दीजिए कि तुम हॉस्पिटल जाओ, बहुत जल्दी दिखाओ और बेड रेस्ट पूरा करो। प्रमोट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए एक टाइम ड्यूरेशन पर ही करवाने के लिए बोलिए। ठीक है, बाय द डायलेशन एंड कर्टेज इज रिक्वायर्ड। ठीक, उसके बाद परसेप्शन ऑफ मदर साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। ठीक है, तो क्या होगा, परसेप्शन करना होगा उसको, मदर को फिजियोलॉजिकली भी और फिजिकली भी उसको परसीव करते रहना होगा। आईवी फ्लूइड थेरेपी चलते रहना जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चलेगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन किया जाएगा, यानी एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके। ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करिए, यानी कि जहाँ पे मरीज है उस इन्वायरमेंट का कंडीशन स्टेराइल करके या एसेप्टिक करके, ठीक है, तब उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। उसके बाद आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन। ठीक है, क्या है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट एबॉर्शन में इसमें भी हैवी ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन होता है। क्या, हैवी ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन होता है। हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि ये जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है, यानी कि उसको देखना होगा कि पिछले प्रेगनेंसी भी एबॉर्शन कभी हुआ था, तो हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि इसके है, प्रेजेंट है हिस्ट्री में, यानी हुआ है, ऐसी महिला में हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पे क्या मिला कि प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन टेंडरनेस, यूट्रस कैसा दिखा, टेंडरनेस दिखा, एंड फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। और फंडल हाइट क्या आया, फंडल हाइट क्या आया,
कि जितने वीक की प्रेगनेंसी है उसके अनुसार फंडल हाइट भी होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उतना नहीं है। जैसे मान लीजिए ये अम्बलाइकस हो गया, ये अम्बलाइकस हो गया इस क्षेत्र में, यानी नाभि हो गया, नाभि से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक तो 24 वीक है, नाभि तक 24 वीक माना जाता है, 24, 4 28, 4 32 ऐसे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शो द प्रेजेंस ऑफ यूट्राइन टेंडरनेस, ऐसा दिखता है कि यूट्राइन टेंडरनेस है, एंड फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, यानी कि लगभग 5 महीने की प्रेगनेंसी हो गई, 5 महीने की प्रेगनेंसी, और 5 महीने बोले तो 5 चौके 20 वीक की प्रेगनेंसी है, तो उसको क्या होना है, अम्बलाइकस से जस्ट 4 सेंटीमीटर नीचे फंडल हाइट होना चाहिए, और प्यूबिक सिम्फाइसिस से कितना 16 ठीक है, हाँ 16, 17, 18, 19 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ पे नहीं फील हो रहा है और नीचे हो रहा है, प्रेगनेंसी जिस हिसाब से है उसको तो यहाँ होना चाहिए, ठीक है, नाभि से 4 सेंटीमीटर नीचे, लेकिन वो और नीचे है। तो इसी को क्या कहते हैं कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन से लेस देन क्या फंडल हाइट आएगा, किसमें, इन कंप्लीट एबॉर्शन वाले फीमेल में, ठीक है। अब ये कंप्लीट एबॉर्शन में पहले तो इनकम्प्लीट का हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, इनकम्प्लीट का क्या मैनेजमेंट। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए इफ़ रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जब यूट्रस में बना रहा, नहीं बाहर आया, आर सीन इन वेजाइना, या फिर यूट्रस में या वेजाइना में पड़ा रहा, बाहर नहीं आया, तो रिमूव देम जेंटली विथ अ फिंगर, यानी इसको फिंगर से रिमूव करिए, हटाइए वहाँ से। द प्रोसीजर मस्ट बी कैरीड आउट अंडर एसेप्टिक कंडीशन, और जितने भी प्रोसीजर किए जाने चाहिए वो सभी एसेप्टिक कंडीशन में, ताकि इन्फेक्शन ना हो। इफ़ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप एंड आर वुमेन इज इन शॉक, अगर वो शॉक में चली गई, हाइपोवोलेमिक शॉक में, तो इस्टेब्लिश एन इंटरवेंशन लाइन इमीडिएटली एंड गिव इंट्रावीनस फंडस रैपिडली सेंड द वुमेन्स टू मेडिकल ऑफिसर विथ हर रेफरल स्लिप। आपके यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो सकता है तो भेज दीजिए गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ, मेडिकल ऑफिसर के यहाँ, वो अपना कर लेगा मैनेज, ठीक है, अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुआ तब, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट है। उसके बाद अगला है आपका कंप्लीट एबॉर्शन, ठीक है, कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन क्या होता है, देयर इज ए लाइट ब्लीडिंग, कैसा होगा, लाइट ब्लीडिंग होगा, दैट हैज़ नाउ स्टॉप्ड, ठीक है, यानी कि क्या लाइट और हैवी ब्लीडिंग हो सकता है और स्टॉप हो जाएगा। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, देयर इज़ ए हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्सन ऑफ पीरियड ऑफ, यानी कि इसको भी, यानी ऐसी महिला है कि जो पिछला बार जो है कि इसकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ गया था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पे ये पता चला कि दैट सॉफ्टर देन नॉर्मल एंड द फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फंडल हाइट यहाँ पर भी क्या होगा, फंडल हाइट इज लेस देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जितने पीरियड का जेस्टेशन रहेगा, ये दोनों में कॉमन है, इनकम्प्लीट में भी और कंप्लीट में भी, दोनों में कॉमन है ये साइन सिम्टम, ठीक है। आगे है इसका मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में इसका क्या होगा, ऑब्जर्व द वुमेन 4 to 6 आवर, 4 से 6 घंटे के बीच में उसको ऑब्जर्व करते रहिए। एडवाइस हर टू टेक रेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सलाह दीजिए कि रेस्ट लो। इफ़ द ब्लीडिंग सर्विसेज और स्टॉप, इफ़ द ब्लीडिंग डिक्रीजेज या स्टॉप, अगर डिक्रीज हो गया, एक्सप्लेन द फैक्ट टू हर, इसका कारण क्या है, क्यों रुका या फिर क्यों कम हुआ, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन। रीअश्योर हर, यानी उसे आश्वासन दीजिए कि एडवाइस हर टू गो होम आफ्टर यू हैव चेक्ड हर वाइटल साइन, वाइटल साइन के बाद आप अपने घर जा सकते हैं अगर स्टेबल रहा तो। एडवाइस हर टू रिटर्न टू यू आर द मेडिकल ऑफिसर इफ़ द ब्लीडिंग रीकर, यानी कि एडवाइस देना है कि अगर उसकी ब्लीडिंग फिर से रिटर्न हो गई है, ठीक है, तो आके मेडिकल ऑफिसर यानी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा देना है, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट का मैनेजमेंट। उसके बाद हम डियर अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे हम इसके आगे का, ठीक है। तब तक के लिए तो थैंक यू सो मच डियर, ठीक है, थैंक यू सो मच।
आपको एडवांस में महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।